हाँ, तो आज एक तरह से ये लास्ट टॉपिक है जिसकी हम लोग बात करेंगे। आपकी टॉपिक है इक्वलिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड जो इक्वलिटीज़ के लिए प्रोविज़न्स हैं उसकी बात करनी है। मतलब आपके पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो, और बहुत सारा इसमें बहस का मुद्दा हो सकता है साथ में। ठीक है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बहस तो होती ही रहती है, लेकिन हम लोगों के बीच में बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या इन सब से इक्वलिटी सोसाइटी में आई या नहीं आई, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन इक्वलिटी को सबसे पहले स्वीकार किया गया। ठीक, ये सबसे बड़ी बात होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में बहुत सारी बातें ऐसे हुई जिससे ये समझ में आया कि स्पेशल कुछ प्रोविज़न देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, कुछ दिनों के लिए, और कुछ चीज़ें जो है इक्वलिटी का जो नोशन है उसको जो है स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात करते हैं तो जनरली ये समझ जाते हैं हम लोग, जो बेसिक समझ है हमारी, इसलिए कि फेसबुक और ट्विटर पे इसी सब चीज़ों पर बहस होती रहती है। तो क्या चीज़ है, SC ST हैं, और इससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन है वही दिमाग में हर टाइम में रहता है लोगों को। इक्वलिटी और भी बहुत तरह की होती है, उन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डील किया गया है। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और लॉ क्या होता है, दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ठीक, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमें ऐसे चलना है। ठीक, उसी के हिसाब से लॉ बनता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट या उसको वायलेट करते हुए लॉ नहीं बन सकता। तो लीगल लॉ अलग चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक तरह से अलग चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट कर देता है नॉर्म्स, एक तरह से आपको बना देता है कि इसके कंट्रावेंशन में, इसके अगेंस्ट किसी भी तरह से जो कोई भी लॉ जो अल्ट्रा वायर करता हो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, वो फ्रेम नहीं किया जा सकता। ठीक, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडेबल है, अमेंड किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अमेंड नहीं भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत हद तक के मालूम भी हैं, और हमें इतना समझने की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा डिटेल में आप ख़ुद से भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या चीज़ है कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं जो आप लोगों को पता है। उनमें एक जो राइट है जो कि हमारे यहाँ उसको जो है हाईलाइट कर दिया गया है प्रीएम्बल में ही, इक्वलिटी का। ठीक, उसी इक्वलिटी के राइट को एक तरह से एलेबोरेट किया गया है आर्टिकल्स में, कुछ आर्टिकल्स में। ये आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और फिर फाइनली आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए है। ठीक, तीसरी चीज़ है, एक और चीज़ है जिसको हम लोग साथ में यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे, माइनॉरिटीज़ के राइट को। आर्टिकल्स 29 और 30 ये दोनों जो है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अब इसको बोरिंग ना बनाते हुए इसको एक सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का वो जो है कह दिया गया है आर्टिकल 14 में। ठीक, और आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ को परिभाषित करता है एक तरह से, वो कहता है कि हर इंसान का जो राइट है, मतलब इस देश में, इस धरती पर जो रहने वाले लोग हैं उन सब को इक्वल राइट बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन भी है। दोनों चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिटीज़न को ये राइट है, बल्कि क्या है, दोनों को है। जैसे आर्टिकल 14 जो है वो कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो है किसी भी पर्सन को सिटीज़न नहीं कहा जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है अवेलेबल है, वो कोई भी पर्सन हो, इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि फ़लाने का राइट जो है कम किया जा सकता है या फ़लाने का ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 14 के अंदर। पहली बात कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, ठीक। जहाँ पर स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि कोई भी इंसान, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या ना हो, या कितना भी पावरफुल हो और कितना भी पावरलेस हो, दोनों को लॉ के हिसाब से बराबर का अधिकार मिलेगा। मतलब उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बराबर का लॉ मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि फॉरेन लैंड से कोई आकर के टेररिस्ट आकर के हमला कर देता है, ठीक, और उसके बाद जब उसको हम ट्रायल देते हैं तो क्या चीज़ है, उसको आर्टिकल 14 जो है एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। किस चीज़ का? हम सीधा उसको नहीं मार सकते, हम उसको सीधा ये नहीं कर सकते, वो भले ही दुश्मन है, अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो उसको फेयर ट्रायल मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा, ठीक है, वो उसका इंटाइटल्ड है, ठीक। अब दूसरा जो पार्ट है उसी के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर ही जो दूसरा पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो क्या करता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कह देता है एक स्टेट को कहता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट देगा कुछ ऐसे पर्सन्स को या जो अलग सिचुएशन में हो, यानी इनइक्वल ऑलरेडी जो हैं उन लोगों को जो है कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देगा। यानी क्या चीज़ है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एक तरह से स्टेट कह रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कोई इंसान अगर ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक, और वो compete नहीं कर सकता है, तो उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा राइट का, ठीक है। मैं जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत ही लाइट सा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई आदमी व्हील चेयर बाउंड है, ठीक, व्हील चेयर पे है और उसको जो है क्या करना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर कि कोई भी फर्स्ट फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन एक आदमी नहीं चढ़ सकता है, इसलिए कि उसके पास क्या है, व्हील चेयर है। तो क्या होगा, वो इनइक्वल है उस हिसाब से देखिए। तो अब उसके लिए स्लोप या उसके लिए रैंप अगर हम बना देते हैं तो क्या होता है, वो चढ़ सकता है, तब वो अचीव कर सकता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। समझ गए में आ रहा है? मतलब क्या चीज़ है कि हाफ जो आर्टिकल का जो मकसद है वो ये कह देना कि इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, और दूसरा जो पार्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका जो इक्वल प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर सके, इक्वलिटी को अचीव कर सके। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए मतलब ये देता है कि डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो है क्या करता है कि ये जो आर्टिकल है वो 14 जो है वो कहता है। दूसरा जो आर्टिकल हम लोगों ने बात की क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। ये जो है आपका आर्टिकल 15 जो है क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक, या इनमें से किसी भी चीज़ के आधार पर राज्य जो है किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये जो है प्रोविज़न रखा गया है किस चीज़ के अंदर, आर्टिकल 15 में, ठीक। तो क्या चीज़ है, इक्वलिटी देने की बात कही गई है। दूसरी बात साथ में क्या है यहीं पर कि आर्टिकल 15 के अंदर लेकिन फिर वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो क्लॉज है वो एक तरह से लग जाता है। मैं क्लॉज स्पेशली कह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी वो चीज़ है कि पॉजिटिव
डिस्क्रिमिनेशन के लिए जैसे स्टेट जो है कुछ अलग से कानून बना सकता है, किसी के लिए कानून के अंदर प्रोविज़न रख सकता है, स्पेशल प्रोविज़न रख सकता है। किसके लिए रख सकता है? जैसे मान लीजिए कि सारा जो कानून है वो विमेन के लिए और चिल्ड्रेन के लिए कुछ कानून जो है वो सही नहीं हो, ठीक, तो क्या करेंगे कि उसके लिए जो है उस हिसाब से उसके लिए जो है प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी लॉ के अंदर स्पेशल प्रोविज़न देंगे। दूसरा किस चीज़ को देंगे? शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको ये माना गया है कि पिछड़े हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे? स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रोटेक्शन हम देंगे, ठीक। ये आर्टिकल 15 के अंदर स्पेशली जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस यानी जो रिजर्वेशन है, आपको ये जो है रिजर्वेशन या इस तरह की चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आती हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्पेशल प्रोविज़न जो है वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब रिजर्वेशन किस चीज़ के अंदर? इसमें बहुत सारा मतलब जॉब का अंदर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, विमेन के लिए, तो स्पेशल प्रोविज़न किसी भी लॉ में बनाया जाता है। ये आर्टिकल 15 के अंदर आता है। आर्टिकल 15 वैसे क्या कह रहा है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर या सेक्स जिसको कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर सेक्स कहा गया है लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा कि जेंडर और सेक्स में फ़र्क है, हम लोगों ने पहले ही बात किया है। तो यहाँ पर सेक्स कहा गया है, सेक्स, और फिर क्या चीज़ है आपके इसके ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, मतलब कोई इंसान जो है वो डोमिसाइल का मसला हो जाता है, कोई झारखंड में पैदा हुआ है, कोई बिहार में पैदा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, तो इसके आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर तुरंत एक क्वेश्चन आ जाता है, आपने सुना होगा स्टेट की किसी जॉब में डोमिसाइल मांगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता है, और ये कह देता है कि इतनी % जॉब जो है वहीं के निवासियों के लिए रिजर्व की जाती है। यानी क्या चीज़ है कि स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है स्टेट किस चीज़ के लिए, और डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किस चीज़ में, किसी भी जॉब में या किसी चीज़ में क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 कैटेगरीज। ठीक, कब? जब उसको स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा रहा है स्पेशल कैटेगरी को। लेकिन क्या चीज़ होना चाहिए? रैशनल जो है आपको ये देना पड़ेगा, इसके लिए क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके लिए रैशनल होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन की रैशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 15 के अंदर। अब डोमिसाइल के नाम पर जो है कर दिया। अब मान लीजिए कि किसी एरिया है, मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का एरिया है, उसके अंदर दांतेवाड़ा रीजन बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम हो सकता है कि किसी जॉब के अंदर कोई जॉब निकाले जिसमें कहे, स्पेशली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है कहे कि दांतेवाड़े रीजन को के लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा इस जॉब में। या फिर हॉस्पिटल में नर्सेज की जॉब आई हुई है तो उसमें कहा जाएगा कि प्रेफरेंस दिया जाएगा वीमेन को। ठीक, तो ये गलत नहीं है। ठीक, इसी तरह से कई दफ़ा क्या होता है, इसी प्रोविज़न का फ़ायदा उठा करके एक तरह से आर्मी में पहले क्या होता था कि मेन जो हैं उनको जो है फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, उनकी नियुक्ति तभी हो सकती है, मतलब जो एक शॉर्ट टर्म होता था और एक लॉन्ग टर्म होता है सर्विस जो है इसमें मिलिट्री में, तो उसमें मेन को प्रीफर किया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किया गया। फिर उसके बाद जो है आपको किस चीज़ पर, वीमेन होने पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, मेन होने पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, स्पेशल प्रोविज़न दिया जा रहा है मेन को यहाँ पर आर्मी के अंदर। तो इस तरह के प्रोविज़न जो हैं वो हैं किस लिए हैं कि सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब। ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है, इसको भी जो है आर्टिकल 15 के अंदर लिया जाता है। और जो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें SC ST रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है उसको भी किस चीज़ के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब एक और है आर्टिकल 16, ये पूरा जो 15 to 17 जो आर्टिकल्स हैं वो इक्वलिटी पर है बेसिकली। आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी को बताता है। वो क्या कहता है, किसी भी जॉब में, स्टेट की जॉब है और ये सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या होना चाहिए,
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। कोई इस किसी भी आधार पर, वही पांचों ग्राउंड्स के आधार पर, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर किसी भी तरह से कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वहीं पर यह है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न जो है दे सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी में। किसको? बैकवर्ड क्लासेस को, अंडर रिप्रेजेंटेड जो स्टेट्स हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और मान लीजिए कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से कम लोग आते हैं तो उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जा सकता है। SC ST को जो है स्पेशल प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। 14 के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और जो ये है कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ है। फिर तीसरा जो आर्टिकल है 16 जो है, आर्टिकल 16 और या 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी गारंटी करता है। और उसके बाद एक और ये जो है आर्टिकल जो इक्वलिटी को लाने के लिए बहुत ज़रूरी था उस समय में, वो था आर्टिकल 17 जोड़ा गया था। आर्टिकल 17 का मकसद था कि अनटचेबिलिटी को क्राइम माना जाए, इलीगल और क्राइम जो है माना जाएगा। इसमें क्या किया गया, किसी भी धार्मिक प्लेस के अंदर कोई भी इंसान को किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से रोका नहीं जा सकता जाने से। दूसरी चीज़, किसी भी पब्लिक प्लेस में, होटल में खाना खाने से, और किसी इसमें जो है किसी भी धर्म, कास्ट, रेस, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और मतलब अगर इस तरह की चीज़ समझ में आती है तो वो सारे कृत्य जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना जिस तरह से मतलब लगता हो, उसको जो है एबोलिश किया जा रहा है। मतलब अनटचेबिलिटी किसी भी तरह से नहीं हो सकती। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है कि ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन या स्पेशल रिचुअल और इन सब के आधार पे किसी तरह का छूट है, इसमें कोई छूट नहीं है। अनटचेबिलिटी जो है वो उसको एबोलिश किया गया है 17 में। तो ये तो आपके इक्वलिटी के ऊपर राइट्स हो गए। तो कई दफ़ा दिमाग में ये आता है कि इसके अलावा जो राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं। ठीक, माइनॉरिटीज़ को माना जाता है कि जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटी है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्शंस के अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं दे सकता शायद। ठीक, तो वो क्या कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, स्पेशल प्रोटेक्शन होना एक तरह से ज़रूरी है। और किस मामले में स्पेशल प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है? बहुत सिंपल सा लिमिटेड चीज़ है उनका। क्या लिमिटेड चीज़ है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसके अंदर कहा गया है आर्टिकल 29 में कि प्रोटेक्शन है जो माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसके अंदर क्या आ जाता है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल वैल्यूज़। ठीक, इन सारे कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, इन सब को प्रिजर्व करने का अधिकार माइनॉरिटीज़ के पास है। ठीक, आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 के अंदर क्या कह रहे हैं कि ये जो है क्या चीज़ है कि ये है माइनॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना खुद का इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं। ऐसे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सहायता भी देगी इंस्टीट्यूशन को चलाने में। सहायता किस तरह की होती है, प्रैक्टिकल चीज़ बता देता हूँ आपको। वो ये कि 95% जो है वो गवर्नमेंट देगी, 5% जो है वो कम्युनिटी वहाँ से अपने उगा करके देगी। ठीक, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में होता है कि 10% जो है कम्युनिटी को देना पड़ता है, 10% जो है कम्युनिटी को देना पड़ता है और 90% जो है वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो ये जो है आर्टिकल 30 के तहत जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब माइनॉरिटी कौन लोग हैं, ठीक, बहुत इस पर बहस है। वैसे माइनॉरिटी जो है वो हम जिसको समझते हैं सिर्फ कि रिलीजियस माइनॉरिटी है, नहीं, माइनॉरिटी और भी तरह की होती हैं। क्या क्या होती है माइनॉरिटी? एक तो पहली रिलीजियस माइनॉरिटी है जिसका जो नोटिफिकेशन के अंदर 5 रिलीजन को रखा गया है। ठीक, पहला मुस्लिम्स, इस्लाम, दूसरा आपका जो है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अभी जैनिज़्म का भी हाल में ही जोड़ा गया है 2013 या 14 में।
13 में इनफैक्ट। तो क्या हो गया, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ठीक, 5 हो गए ना। तो ये 5 रिलीजन को जोड़ा गया, रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में माना गया है। दूसरा जो है वो क्या है, लैंग्वेज माइनॉरिटी है। लैंग्वेज के हिसाब से अगर कोई कम्युनिटी है तो वो माइनॉरिटी हो सकती है। इसमें क्या चीज़ है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो कंट्री लेवल के ऊपर है। इंडिया के अंदर जो ये 5 रिलीजन हैं वो माइनॉरिटी में हैं, उनकी संख्या कम है। पारसी वगैरह भी हैं उसके अंदर, मतलब मैंने शायद छोड़ दिया था। 5 रिलीजन है बेसिकली। सिखिज़्म है, इस्लाम है, अभी जैनिज़्म जोड़ा गया है, पारसी हैं और शायद बुद्धिस्ट हैं। ये 5 लोग हैं जो इसमें माने जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी। लेकिन क्या है, ये देश के अंदर जो माइनॉरिटी रिलीजन हैं उनको जोड़ा गया है उसके अंदर, ठीक। अब दूसरा क्या चीज़ है कि लैंग्वेज की माइनॉरिटी है। लैंग्वेज के बेसिस पर जो है माइनॉरिटी होती हैं, ठीक। ये कौन से हैं लैंग्वेज के बेस पर, ये क्या है, स्टेट के हिसाब से हैं। जैसे गुजरात का कोई व्यक्ति है, ठीक, और वो गुजराती लैंग्वेज है उसकी, और वो अगर दिल्ली के अंदर अपना कोई इंस्टीट्यूशन या वो कम्युनिटी है दिल्ली के अंदर बनाना चाहती है अपना कोई इंस्टीट्यूशन, वो बना सकती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं बेसिकली, जो क्या चीज़ हैं, लैंग्वेज के आधार पर उनका ये है। जैसे सरदार पटेल विद्यालय का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सरदार पटेल विद्यालय जो है वो लैंग्वेज के आधार पर वाली जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। उसके भी राइट, इन दोनों राइट्स से जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। स्पेशली आर्टिकल 30 से जो है वो प्रोटेक्टेड है। और दिल्ली के अंदर वो ये लैंग्वेज के आधार पर वो माइनॉरिटी माना गया है, इसलिए वो अपने एडमिशन के अंदर 50% तक के सीट रिजर्व रख सकता है गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले के लिए, ठीक। और इसी तरह से वो कई दफ़ा क्या हो सकता है कि अपने अलग अलग तरह के क्राइटेरिया वो बना सकता है, इसलिए कि वो उसके लिए सक्षम है, उसको राइट दिया गया है। तो क्या चीज़ हो गई कि माइनॉरिटीज़ के ये 2 राइट जो हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। और इसमें जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन का अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट की वजह से, और आर्टिकल 30 के अंदर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना, रन करना उसको, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, वो एम्प्लॉय कर सकते हैं लोगों को, अपने यहाँ नौकरी पे किसको रखेंगे वो उनका मैनेजमेंट तय कर सकता है, ठीक। लेकिन सीट जो होती है वो उसको कौन तय कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन तय करेगा, वो 50% से ज़्यादा सीट को वो रिजर्व नहीं कर सकते, ये अगर गवर्नमेंट की सहायता ले रहे हैं तो, ठीक। तो इस तरह से देखने के लिए क्या मिलता है हम लोगों को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब तरह के मतलब इक्वलिटी का एक ये रखा गया है, साथ में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का भी ख्याल रखा गया है, ठीक। जहाँ पर जो लोग जो है जैसे मान लीजिए कि हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न बनाना है या इस तरह की चीज़ें बनानी है, उनके लिए भी ये है। दूसरी चीज़, एक चीज़ देखा होगा आपने, डिफरेंट लॉज को बना करके इन राइट्स का पालन हो रहा है या नहीं, अगर इन राइट्स के लिए स्पेशल कुछ कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कानून बनाए जाते हैं। जैसे ख़ास करके जो है यूनाइटेड नेशन के जो कुछ कानून हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कमीशन वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज में जो माइनॉरिटी कही जा रही है वो हमारे यहाँ इंक्लूड हो जाती है, किससे, SC ST को भी उसमें जो है रखा जाएगा, और देश की जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको भी रखा जाएगा। तो उनके लिए इसीलिए क्या चीज़ है, प्रोविज़न बना दिया गया है SC ST कमीशन का, है। वैसे ही जो है माइनॉरिटी के लिए भी एक कमीशन बनाया जाता है, जिसके अंदर वो अगर उसको लगता है कि कोई राइट उसका जो है वो क्वेश्चन हो रहा है तो वहाँ वो जा सकता है, ठीक। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि इस कमीशन के अंदर ये हो जाता है। वैसे उसमें बहुत सारे इनलिस्टेड बहुत सारे राइट हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, वो बात अलग है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब एक्ट करता है किसी चीज़ पर तो थोड़ा ढीलाई बरत दी जाती है, वो बात अलग है।
ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, SC ST के इसमें जो है ख़ास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो प्रोटेक्शन का ये है, तो स्पेशल उसमें लॉ भी जो है रखा गया है, जिससे क्या चीज़ हो सकता है कि इमीडिएट जो है उस पर कार्रवाई होगी। आपने सुना होगा भी कुछ दिन पहले कि अगर किसी ने जो है वो एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत जो है किसी ने अगर एट्रोसिटी की तो उसकी इमीडिएटली जो है गिरफ्तारी होगी बिना पूछताछ किए हुए। तो इस तरह के प्रोटेक्शन भी दिए जाते हैं जिससे ये होता है, मतलब प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि इनके प्रोविज़न्स का क्या क्या ऑपरेशनल हैं। एक तरह से हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है वो ऑपरेशनल है बहुत तरह के। सबसे पहले डेमोक्रेसी के अंदर आप देख लीजिए, अगर इलेक्शन अगर जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इसकी पूना पैक्ट वगैरह से पहले की जो बात हो रही थी, बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे साइमन कमीशन में जो ये दिया गया था, प्रतिवेदन दिया गया था एक तरह से कि क्या होना चाहिए, डबल वोटिंग होनी चाहिए या सेपरेट इलेक्टोरेट जिसकी बात की जा गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की तो ख़त्म हो गई थी बात, लेकिन क्या चीज़ है कि एक तरह से रिजर्वेशन दे करके मनाया गया था वहाँ पर। तो वो रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू करता है किस चीज़ के अंदर, असेंबली के अंदर, असेंबलीज़ के अंदर और नेशनल जो पार्लियामेंट है उसके अंदर, दोनों के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत जो है वो मिलती हैं। क्या दो चीज़ों पर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पहला हम लोग देख रहे हैं क्या, लेजिस्लेटिव मामले में, यानी लेजिस्लेचर में, यानी पहला जो स्टेट असेंबली हो गया या नेशनल पार्लियामेंट हो गया, तो दोनों जगह पर जो है वो क्या है, रिजर्वेशन है, सीट्स का रिजर्वेशन है। कितना रिजर्वेशन है हमने बताया था, उसी टाइम से, उसी हिसाब से जिस हिसाब से उस टाइम में आबादी हुआ करती थी। 15% की बात हुई थी और वहाँ यहाँ पर जो है 7.5% या 7% की बात की थी। ST को 7% के रिजर्वेशन है और 15% जो रिजर्वेशन है वो किसको है, ST को है, SC को है। तो हम लोग फिलहाल तो बात करें क्या 15% जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन से जो सीट रिजर्व हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ है अभी तक के, एक तो ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कि जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी स्टेट सर्विस जो है उसके अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है, क्या उससे बेनिफिट हुआ है स्टेट सर्विसेज के अंदर जो मिल रहा है रिजर्वेशन SCs को या STs को, उससे क्या बेनिफिट मिला है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते थोड़ा वो भूल गए, ध्यान नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों वो भी चीज़ें हैं, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की भी बात की जानी चाहिए इसके अंदर। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि हम लोगों ने ट्राइब वाले मामले में हम लोगों ने देख लिया था शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। तो आगे हम लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें हो गई, 2 लेवल पे देखेंगे हम लोग रिजर्वेशन को। पहला रिजर्वेशन जो है वो पार्लियामेंट्री इसके अंदर है, पार्लियामेंट्री सीट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर डिफरेंट स्टेट में। और दूसरा जो है वो क्या है, स्टेट सर्विसेज जो हैं, यानी मतलब राज्य जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जिसको कह लें, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है इन दोनों का क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ है अभी तक के। चूँकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतना ज़माने से रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में इस बात का रोष है एक तरह से कि क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप एक बार डाल करके देखिए रिजर्वेशन पे, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान है। फ़ायदा क्या हुआ है, आपको पता है कि इतनी % सीट अगर रिज़र्व है तो वो लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, पार्लियामेंट तक के पहुँच रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली तक के पहुँच रहे हैं वहाँ पे। ठीक, लेकिन क्या वो अपना वो जो मकसद था उसको पूरा कर पाए। ठीक, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहस का विषय है। इसको जो है हम 2 हिस्से में 2 चीज़ों को खाली देख सकते हैं, बाकी आप बहस खुद
कर सकते हैं इस पर, और हम लोग डिस्कशन भी इस पर कर सकते हैं। पहली बात जो है हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि जो भी चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, चुने जो जाते हैं वो क्या होते हैं, किसी न किसी नेशनल पार्टी के क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, और उनको जो है वहाँ पर टिकट दी जाती है और वो नेशनल पार्टी से वो जीत जाते हैं। और एक तरह से जो है जब नेशनल पार्टी से वो जीत जाते हैं तो क्या होता है कि वो पार्टी के एक तरह से गुलाम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है पार्टी जो है उनको अपने हिसाब से चलाती है। दूसरा जो ये है, मतलब कोई भी इंसान अगर इलेक्शन जीत गया तो वो क्या करेगा, सबसे पहली बात जहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए जो जगह रिज़र्व है, मान लीजिए जो कंस्टिट्यूएंसी रिज़र्व है, उसी के अंदर उनको टिकट मिलती है। दूसरी जो दूसरे इलाके हैं उनके अंदर शायद ही किसी को टिकट मिलती है। बहुत ही लो परसेंटेज है कि ऐसी जगह पर जो जनरल ये है क्या कहते हैं सीट है और उस पर किसी शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब को या किसी को भी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी या मतलब नॉन रिजर्व सीट के अंदर रिजर्व कैटेगरी के आदमी को टिकट दी गई हो, ऐसा बहुत कम देखा गया है। मतलब यूँ कहिए कि 0.5% के आसपास जो है हम लोगों ने इस तरह की चीज़ देखी है कि वहाँ से कोई इंसान जीता है, ठीक, नॉन रिजर्व्ड इसमें आज तक। यानी क्या है, ये एक चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या फ़ायदा हुआ है कि अगर सीट रिज़र्व ना होती, ठीक, तो बड़ी मुश्किल था किसी का भी पार्लियामेंट तक के पहुंचना। इसलिए कि आज भी नेशनल पार्टीज़ या कोई भी पार्टी या जो चुन के आते हैं वो ज़्यादातर रिज़र्व सीट से ही चुन करके आते हैं, वरना वो चुन करके नहीं आते हैं। चुन के आते हैं तो बहुत बड़ी बात कह दी है, टिकट ही नहीं मिलती है उनको, ठीक। तो पहली बात तो ये हो गई। जहाँ ये भी देखा गया है कि जहाँ वो इलेक्शन में जिस कंस्टिट्यूएंसी में जो है रिज़र्व सीट का इंसान या जो कोई सीट रिज़र्व हो जाती है उसके अंदर देखा गया है कि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन जो वोट देने वाले अधिक लोग हैं वो वोट कम देते हैं बनिस्बत जहाँ जनरल सीट है वहाँ पर। यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं अगर वो वोट देने नहीं जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर सीट रिज़र्व हो। दूसरी बात क्या चीज़ है, उनसे जब सर्वे में पूछा गया है तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते हैं रिज़र्व कैटेगरी के आदमी से। तो नॉन रिज़र्व कैटेगरी के आदमी जो है वो रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते हैं रिज़र्व कैटेगरी के इंसान से। तो ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि अगर उसको वो जीत गया है तो क्या होता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करके या वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भला करे ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए कि उसको जनरल कैटेगरी या जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात किस वजह से? इसलिए कि उनसे उसने वोट लिया है और वहाँ पर जो लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ज़्यादा। और उसके बाद क्या चीज़ है कि जब जो नेशनल पार्टीज़ हैं जो उनको टिकट दिया है उन्होंने, उस पर वो भी जो है प्रेशर बनाती है अपने कैंडिडेट के ऊपर कि वो क्या बोलेगा, कैसे रहेगा। तीसरा जो प्रेशर होता है जो जनरल किसी के पास भी होता है प्रेशर, वो ये कि अगर वो चुन करके चला गया है पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर तो उसको एक दिमाग में एक लालसा होती है, लालच होती है कि किसी अच्छी कमेटी में या किसी डिसीज़न लेने वाले कमेटी में उसको रखा जाए, या फिर क्या चीज़ हो कि मंत्री बनाया जाए। मंत्री तभी वो बनाया जाएगा या अच्छी कमेटी में जहाँ डिसीज़न लेने का पावर हो वो तभी रखा जाएगा जब वो पार्टी लाइन को फॉलो करता है या पार्टी के साथ अपने जो बड़े पार्टी के नेता हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखता है। तो ऐसे ही लोग को मिलेगा कोई चीज़ मिल सकती है। ठीक, तो ये एक क्या चीज़ है कि फ़ायदे की बात है कि वो वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन नुकसान की बात है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो वो दूसरे को कर सकता था वो नहीं कर पाता है। किस चीज़ के अंदर? पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर। ऐसे ही अब हम लोग ये बेसिक सी चीज़ है, ये मैंने एक तरह से क्वेश्चन खोला है आपके लिए, आप इस पर समझ बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और इस पॉइंट पर सोच सकते हैं। दूसरा जो है हम लोगों ने देखा क्या
कि स्टेट सर्विसेज की हम लोग बात करेंगे। दूसरी, स्टेट सर्विसेज के अंदर जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे रिजर्वेशन है। अब उस रिजर्वेशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है नौकरी मिल रही है। अब जो बेनिफिशियरी है उसको दो तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। पहली बात, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट हो, चाहे आपको हॉस्टल में रहने की जगह हो, चाहे आपको एम्प्लॉयमेंट हो, इस तरह के जो रिजर्वेशन हैं वो सबसे पहले बेनिफिशियरी को क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट करते हैं। एक तरह से टारगेशन रहता है, एक ह्यूमिलिएशन रहता है। कई दफ़ा क्या चीज़ है कि रिजर्व सीट पर आने का ह्यूमिलेशन उसके साथियों से, उनके और लोगों से उसको मिलता रहता है। ठीक है, हम लोग जो है समाज में देखते रहते हैं, कई तरह के चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों का हमने सुना है, लोगों ने सुसाइड कर लिया और इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती है। हाल ही में 2-4 मामले हुए थे, ध्यान होगा आप लोगों को। एक एम्स में डॉक्टर थी, उसने सुसाइड कर लिया था, और दूसरा जो है रोहित वेमुला का बड़ा मशहूर केस है। तो उस तरह की चीज़ें, अब वो जो भी रहा हो, लेकिन क्या चीज़ है, ह्यूमिलिएशन फील करते हैं। क्यों? इसको इसलिए कि ह्यूमिलिएशन फील कराया जाता है। क्यों? इसलिए कि जो जनरल कैटेगरी है, जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, वो क्या करती है, नॉन रिजर्व कैटेगरी को लगता है, और लगता नहीं है, बिल्कुल सही बात भी है, कि उसकी सीट को रोक करके क्या चीज़ है, स्पेशल प्रेफरेंस किसी को दिया गया है। तो वो प्रेफरेंस जो है वो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को वो क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है उस सीट से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस जगह से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या चीज़ होती है सर्विसेज के अंदर, आप देखिएगा, फॉल आउट जिसको कह लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कम्युनिटी या जो लोग रिजर्वेशन हासिल कर लेते हैं, वही रिजर्वेशन को फाइनली इंजॉय करते रह जाते हैं। यानी मान लीजिए कि बहुत टाइनी इलीट पैदा हो रही है, जो क्या चीज़ है, रिजर्वेशन के थ्रू किसी गवर्नमेंट जॉब में गई, फिर अब उसी का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट इसमें रिजर्वेशन हासिल कर रहा है। उसके अंदर बाहर की दूसरी कम्युनिटी की तक रिजर्वेशन, दूसरी कम्युनिटी नहीं, दूसरे लोगों तक इनफैक्ट उसी कम्युनिटी के ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए टाइनी इलीट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, और बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, मतलब जो भी है, एक तरह से एक ही फैमिली जो है वो रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाती है। वजह क्या होता है? वजह ये होती है कि जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान जो है वो रिजर्वेशन मिल करके एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेता है, तो उसके बाल बच्चों के पास जो है थोड़ा मतलब एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एक तरह से, इसलिए कि उसके पास अब थोड़ा पैसा भी है, और फिर फर्दर जो है ताकि वो फिर पढ़ाई भी कर सकता है, यानी एलिजिबल भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे लोगों का, दूसरी फैमिलीज़ में, या कई दफ़ा अगर देखा गया है तो दूसरी कम्युनिटीज़ में वो फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंचता है। यानी एक ही लोग, आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, मैं खुलेआम दे रहा हूँ एग्जांपल यहाँ पर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि रामविलास पासवान जो हैं वो ये हैं, क्या कहते हैं, रिजर्व सीट से एमपी चुने गए। ठीक, अब उसके बाद क्या चीज़ है कि उनका बेटा जो है वो भी जो है रिजर्व सीट से एमपी चुना जाए। ठीक, और उसके बाद फिर जो है वो क्या चीज़ है कि वो उसी फैमिली में वो सारा फ़ायदा जो है वो एक तरह से रिजर्वेशन का वो रह जाता है। ठीक, उसका जो है जो जिसको आप कह सकते हैं कि टिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए था या और किसी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो पकड़ करके बैठा हुआ है अपनी एक इसको सीट को या अपने रिजर्वेशन को। ऐसे ही जो है क्या चीज़ है कि हर इसमें एम्प्लॉयमेंट में भी, जॉब के अंदर भी उसी ग्रुप को बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता रहता है, दूसरे ग्रुप को नहीं मिलता है फ़ायदा। ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है रिजर्वेशन का, जो जिस मकसद से रिजर्वेशन दिया गया है उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है उस हिसाब से। तो इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए कि इसका जो बेनिफिट है वो दूसरों को कैसे मिले। क्या किसी तरह का ऐसा मैकेनिज़्म लगाया जाए जिससे जो है उसका फ़ायदा जो है दूसरे लोगों तक या दूसरी कम्युनिटीज़ तक पहुंच सके। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी कुछ
कास्ट हैं जिन तक ही ज़्यादातर ये फ़ायदा पहुंचा है, सारी कास्ट तक के इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो इन सब चीज़ों पर बहस करने की ज़रूरत है। फ़ायदा क्या हुआ है? बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हम लोग देखें कि अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर जैसे बहुत दिनों तक के, यूँ कहिए कि 2007 तक के कोई रिजर्वेशन नहीं था। ठीक, जब कोई रिजर्वेशन नहीं था तो आप यूनिवर्सिटीज़ का डाटा उठा करके देख लीजिए, टीचर्स का या इसका, जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन की जब बात कर रहा हूँ तो टीचर्स की ही बात कर रहा हूँ, तो क्या चीज़ 2007 तक के कोई ये नहीं है, तो शायद ही आपको किसी भी रिजर्व कैटेगरी का इंसान जो है उससे पहले का 2007 नहीं शायद और पहले था, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि जब मंडल आयोग वाला जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, वो भी आप देखिएगा तो जिस कट ऑफ डेट से बहुत लेट हुआ है इनका, मतलब अपॉइंट ये जो रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में बहुत लेट हुआ है। शायद वाजपेयी की गवर्नमेंट में हुआ है ये, उससे पहले शायद नहीं हुआ है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही लेट हुआ। और उसमें उस बीच में आप देखिएगा तो क्या है कि उससे पहले का शायद ही कोई रिजर्व कैटेगरी का इंसान जो है वो इसमें मिलेगा, किसमें, हायर एजुकेशन में मिलेगा। तो ये एक मेंटलिटी है हमारी, जाहिर सी बात है हम नहीं देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक फ़ायदा तो मिला है, एक नुकसान मिला है। और अभी का भी एक एग्जांपल आपको दूं, ठीक, कि अगर इसको आप देख लें कि हायर लेवल पे रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से, जैसे अगर देश के वीसीज की हम संख्या अगर देखें हैं, तो शायद ही कोई इंसान शेड्यूल्ड कास्ट से कोई भी इंसान जो है अभी तक के वीसी बना हो। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से फ़ायदा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मिला बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन जितना फ़ायदा मिल सकता था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, उतना फ़ायदा जो है वो हम नहीं दे पाए हैं, इसलिए कि इसको जो है स्क्रूटनी सही से नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो है फिर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एकदम नहीं काम किया है, लेकिन क्या चीज़ है, इसकी ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। फिर से थोड़ा सा मतलब इसको रीअसेस करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और तब उसको बेनिफिट जो है और लोगों को दिया जा सकता है। तो ये मेन दो मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, इन दोनों पर आप लोग भी सोचिएगा और सोच करके कुछ अगर कंक्रीट बनता है तो उसको हमसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।